अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया और उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ पीआईए। वो था इंग्लिश में और कुछ लोगों का ख्याल था और लोगों ने मैसेज भेजा कि आप इसको उर्दू में करें, बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो ये देखना चाहते हैं वो इंग्लिश उतनी अच्छी तरह नहीं समझ सकते। मैंने कहा चलें एक उसी को एक उर्दू में भी उसका एक वर्जन करते हैं कि पीआई की हिस्ट्री है क्या। तो जैसे आप जानते हैं मैं भी एक पीआई का एक्स एम्प्लॉई हूँ और पीआई की हिस्ट्री मैंने जब 91 में ज्वाइन किया था तब भी पीआई बहुत अच्छी हुआ करती थी। ऑफ कोर्स उतनी अच्छी तो नहीं थी जो मैं अभी थोड़ी देर में बयान करूँगा आपको, बट देखा जाए तो पीआई की जो तारीख़ है वो उसमें बड़ी नुमायाँ कामयाबियाँ हैं। बहुत अरूज देखा पीआई ने एक ज़माने में, और एक ज़माने में दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन भी आप कह सकते हैं, बट मेरा ख़्याल है कि अगर नंबर 1 नहीं भी थी तो ऊपर की जो 2-3 एयरलाइनें होती थी दुनिया में उनमें से एक थी ये। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी अपनी नालायकियों, अपनी कोताहियों की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है पीआई को। और अब देखते हैं रूज क्या था, कहाँ से शुरू हुई, ज़वाल क्या था, कहाँ क्या एंड हुई और अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए, जब पाकिस्तान बना, बल्कि बनने से पहले एक एयरलाइन बनी थी 29 अक्टूबर 1946, 29 अक्टूबर 1946 में कलकत्ता में, जो बनाई थी मिर्ज़ा अहमद सफ़ानी और आदमजी हाजी दाऊद। इन्होंने एक एयरलाइन मिल के कायम की कलकत्ता में। और फिर 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1955 में ये एयरलाइन जो थी उन्होंने इसका हेड ऑफिस कराची शिफ्ट कर दिया। उस वक्त एक इसका नाम, जो मैंने आपको एयरलाइन का जिक्र किया, कलकत्ता में बनी थी, इसका नाम था ओरिएंट एयरवेज़। तो इस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद टोटल 2 छोटी एयरलाइन, जैसे एक पाक एयर, क्रिसेंट एयरवेज़ और तीसरी जो बड़ी थी वो थी ओरिएंट एयरवेज़। तो इन तीनों की इनको फिर मर्ज कर दिया गया, इनकी तश्कील नौ की गई और एक एयरलाइन नई डेवलप हुई जिसका नाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। उसके बाद ऑलरेडी 3 तैयारे थे। जब इनको मर्ज करके तो उन्होंने क्या कि एक कॉरपोरेशन बना दी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन। तो ये सारी की सारी उसमें मर्ज हो गई और फिर ये इस तरह इसको एक दर्जा दे दिया गया जिसे कहते हैं कि नेशनल फ्लैग कैरियर एयरलाइन। ऐसे एक सरसरी सी बात, जब ये एयरलाइन बनी उन दिनों नॉर्मली हालात ऐसा कहते हैं कि लोग पायलट बनना भी नहीं चाहते थे और कुछ डरते थे और कुछ को इल्म भी नहीं था कि पायलट क्या होता है। उस ज़माने में तो खैर क्या कोई इतना लोगों को शौक़ नहीं था पायलट बनने का। और इसी वजह से कि उस वक़्त जो ट्रेनिंग करने के लिए, पायलट बनने के लिए, आपको पता है कोई तकरीबन 200 घंटे फ्लाई करना पड़ता है, प्लस साथ को 11-12 के करीब पेपर होते हैं वो देने पड़ते हैं। तो जो वो फ्लाइंग आवर्स आपको 200 घंटे मुकम्मल करना पड़ता है, फ्लाइंग करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है फ्लाइंग। तो उसका उस वक़्त का जो 1 घंटे का जो चार्ज करते थे फ्लाइंग क्लब वाले, वो 15 रुपये था। इमेजिन हाउ चीप इट इज़। लेकिन अब लेटली, जो कि मुझे कोई इसका अभी मैंने इसको चेक नहीं किया, बट रफली कोई साल भर पहले ऐसी बात हुई, मैंने चेक किया तो पता लगा कि तकरीबन कोई 25-26 हज़ार रुपये पर घंटे के, एक घंटा अगर आप फ्लाई करते हैं जहाज़, उसके को 25-26 हज़ार रुपये हो सकता है, अब उससे भी ज़्यादा हो, महंगाई हो गई। तो कहाँ 15 रुपये और कहाँ ये। 1958 में 1958 में जब माशाल्लाह लगा अयूब खान साहब का, तो उन्होंने नूर खान को पीआई का चेयरमैन लगा दिया, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर थे। इस दौरान पीआई का शुमार, जब ये नूर खान ने ज्वाइन किया तो पीआई का शुमार जो था वो दुनिया की सफ़े अव्वल की, यानी टॉप एयरलाइंस में होता था।
तो 1960 और 1970 के दरमियान पीआईए ने की जो कारकर्दगी थी, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, वो बेहतरीन थी, दी मार्वलस। उन्हीं दिनों में जो पीआईए ने कामयाबियाँ हासिल की, या उन्होंने जो काबिल ज़िक्र जो काम पीआईए ने किए उन दिनों में, उस एरा में, तो वो आप देखिए कौन कौन से थे। 1960 में पीआईए जो थी वो एशिया में पहला जेट फ्लाई करने वाली एयरलाइन बन गई, बोइंग 707। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बताऊँ, इंडिया के पास तो ज़ाहिर है जब पाकिस्तान अलग हुआ तो वो सारे वसाइल जो थे, इंडस्ट्री जो थी, पैसा जो था, वो सारे का सारा इंडिया में रह गया। पाकिस्तान इस समय तो बहुत कम रिसोर्सेज आए थे, तो इंडिया ने तो बहुत जल्द 707 बोइंग कंपनी को ऑर्डर कर दिए, क्योंकि उनके पास पैसे भी थे, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन कमाल की बात यह है कि नूर खान जो थे वो काफ़ी स्मार्ट आदमी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैनम से एक जहाज़ लीज लिया 707, और इससे पहले एक बोइंग एयर इंडिया को सप्लाई करती 707, तो उन्होंने लीज पे लेके 707 को उसको पीआईए ने फर्स्ट टाइम फ्लाई कर दिया। तो इस तरह पीआईए एशिया में पहली एयरलाइन बन गई एक जेट फ्लाई करने वाली। बल्कि आप यूँ कहिए कि ब्रिटिश एयर के पास भी उस वक्त जेट एयरक्राफ्ट नहीं था जब पीआईए ने उसको फ्लाई किया। तो ये एक ऐसा क्रेडिट है जो पीआईए के पास रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। इसी तरह नूर खान एक अच्छे सक्सेसफुल चेयरमैन थे। वो इसलिए कि उन्होंने बड़े बड़े और भी अच्छे काम किए, और ज़ाहिर अच्छे काम करने के लिए आपके पास टीम भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए ज़ाहिर है एक इंडिविजुअल जो ऊपर बैठा होता है, सारे फैसले तो करने उसी नहीं होते हैं, बट जो नीचे टीम होती है, जो उसको साथ लेके चल रही होती है, जो उसको मशवरे देती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए नूर खान ने उमर कुरैशी उनको लगाया अपना पब्लिक रिलेशन मैनेजर। आप जानते हैं कि वो बहुत ही ज़हीन आदमी थे। इन्हीं दिनों अब अंदाज़ा कीजिए कि पीआईए में जो कैबिन क्रू होता था उसका यूनिफॉर्म लंदन में एक डिज़ाइनर थे, पियर गार्डन, तो उससे डिज़ाइन करवाया गया पीआईए का कैबिन क्रू का यूनिफॉर्म। और इस यूनिफॉर्म के इस तरह डिज़ाइन किया गया कि इसमें शलवार कमीज़ थी, प्लस एक साथ कैप थी, तो एक बड़ा हसीन सा इम्तजाज बनता था। एक वेस्टर्न वो एक कैप टाइप का, और फिर एक शलवार कमीज़ जो ईस्टर्न हमारा ड्रेस है, तो बड़ी खूबसूरत यूनिफॉर्म हुआ करती थी। और उसके बाद आज तक हम यूनिफॉर्म ही ढूंढ रहे हैं, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कलर कभी वो कलर, बट वो जो यूनिफॉर्म उस ज़माने में थी ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म, बहुत कमाल यूनिफॉर्म थी। पता नहीं क्यों चेंज की इन्होंने, हालांकि वो एक अच्छी यूनिफॉर्म थी। इसी तरह एक और क्रेडिट जो पीआईए के पास था वो था 1962 में, 1962 में, क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट मुल्क था, तो वहाँ चीन जाने वाली पहली गैर कम्युनिस्ट एयरलाइन थी जो चाइना गई। ये भी एक क्रेडिट था। और इन्हीं दिनों पीआईए ने बेहतरीन सर्विस का अवार्ड भी जीता, अंदाज़ा कीजिए। ये सब उन्हीं दिनों की बातें हैं जब ये मैं आपको उस एरा की बात कर रहा हूँ। इसी तरह एक और चीज़ जो 1962 में 1962 में अमरीकी ख़तून अव्वल जो थी जैकलिन कैनेडी, उन्होंने ट्रैवल किया न्यूयॉर्क से लंदन, और उस प्रवास पे कैप्टन थे कैप्टन साले जी। तो जब लंदन लैंड किया तो वो इतनी अच्छी फ़्लाइट थी, वो इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने कैप्टन साले जी को हक किया, और फिर एक किसी सहाबी ने उनसे सवाल किया कि आप पीआईए के बारे में क्या कहेंगी। तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत बात कही, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ। अब आप इस नारे को उल्टा कर लीजिए, पता नहीं क्या करेंगे हम, सोच लीजिए, जो आपने कहना है कह लें, क्योंकि अगेन ये पॉलिटिकल व्लॉग नहीं है, तो मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे ये लोग समझें कि मैं कोई किसी के ख़िलाफ़ हूँ। बट हमारी जो हालत है ना, उस पर ज़ाहिर है हम सब पढ़ते हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ। तो ये एक नारा था जो उस ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ था, और आज तक, अब तो खैर हम नहीं कहते इसको, चूँकि पल्ले ही कुछ नहीं रहा तो कहना क्या है।
बहरहाल ये नारा उस वक्त दिया गया था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। इसी तरह एक और क्रेडिट देखिए कि 1974 में 1974 में पीआई ने इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का सिस्टम शुरू किया, यानी वीडियोस और म्यूज़िक। ये भी पीआई के खाते में एक क्रेडिट रहेगा कि उन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये शुरू किया, ये वीडियोस का और म्यूज़िक का इन फ्लाइट कैबिन एंटरटेनमेंट शुरू की थी। ये वो टाइम था जो मैंने आपसे जिक्र किया ना, तो बात होती थी इनोवेशन की, एक्सपेंशन की, कमिटमेंट टू क्वालिटी सर्विस। ये जो 3 चीज़ें थी उस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट थी पीआई के लिए। 1964 में 1964 में पीआई जो थी वो पहली मुस्लिम एयरलाइन थी जिसने यूरोप, अमेरिका, मशरिक़ बईद के लिए अपनी फ़्लाइट शुरू की। अंदाज़ा कीजिए हम कहाँ से चले थे और कहाँ आके ख़त्म हुए। इसी तरह जब पीआईए बोइंग 777 ले रही थी, अगेन एशिया की पहली एयरलाइन, जब बोइंग ने कंपनी ने अपना 777 बनाया, वो भी लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट, तो उस वक्त पीआई को पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर किया गया। तो पीआई ने वो उसकी टेस्ट फ्लाइट की फ्रॉम हांगकांग टू लंदन। अब ये एक सबसे लंबी फ्लाइट का रिकॉर्ड था। आई थिंक ये कैप्टन आसफ होते थे, उन्होंने ये किया था। इसमें पैसेंजर नहीं थे, बट एक वो फ़्लाइट करने का एक रिकॉर्ड था कि लॉन्गेस्ट फ़्लाइट बोइंग कंपनी जो जहाज़ बनाया वो पीआई ने उसको फ्लाई करके ये रिकॉर्ड कायम किया। इसी तरह पीआई के पास उस ज़माने में, आप ये देखिए, अपनी मेंटेनेंस फैसिलिटी थी, फुल फ्लाइज मेंटेनेंस फैसिलिटी थी। इंजन ओवरहॉलिंग पीआई खुद करती थी, ग्राउंड हैंडलिंग पीआई सारी पीआई के पास अपनी थी, ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल पीआई के पास अपना था। ये सब कुछ था, हालांकि वसाइल उस वक़्त बहुत महदूद थे। अब अंदाज़ा कीजिए, मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के हिस्से में कुछ ख़ास चीज़ नहीं आई थी, कुछ ख़ास फाइनेंशियल एसेट्स या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं आई थी कि जब पाकिस्तान ग्रो करता है इमीडिएटली जैसे इंडिया ने किया। इवन देन पीआई के पास ये सब चीज़ें थी। इंजन ओवरहॉलिंग, मेंटेनेंस, ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो पीआई के पास उस वक्त इस्टेब्लिश पीआई ने की थी। और ना सिर्फ पीआई अपने जहाज़ों के इंजन या पूरे जहाज़ की, क्योंकि पीआई ऐसा होता है कि हर जहाज़ के एक सर्टन नंबर ऑफ़ आवर्स के बाद उसके सर्टन चेक्स होते हैं, इंजन के चेक्स होते हैं, पूरे एयरक्राफ्ट को खोला जाता है, उसको पूरे उसके एक एक चीज़ की केबल्स, ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरिंग और सब चीज़ें चेक की जाती हैं, डी चेक उसको कहते हैं। तो वो जहाज़ एक या 2 महीने के लिए हैंगर में जाता है, फिर उसको पूरा खोल के चेक करते हैं। तो वो पूरे चेक्स पीआई के इंजीनियर इतने एक्सपर्ट थे, वो सारे खुद अपने जहाज़ों के लिए भी करते थे, और फिर ये दूसरी एयरलाइन जो से होती थी वो भी अपने जहाज़ कराची भेजती थी कि जब आप हमारे जहाज़ को ये इसके चेक्स कर दें और इनको सर्टिफाई कर दें। और पीआई बहुत अच्छे पैसे कमाती थी इस मेंटेनेंस सर्विस की मद में, और इस पूरे रीजन में पीआई के पास ये सारी फैसिलिटी थी जो पीआई ये करती थी। और ख़ास तौर पे ग्राउंड ट्रेनिंग में भी लोग, बहुत सारे लोग अपने कैबिन क्रू को भेजते थे अपने बाकी। इसी तरह जैसे आपने देखा होगा, मैं एक किसी व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि ये सारे मिडल ईस्ट के लोग, ये सारे और मलेशिया के लोग, ये सारे पढ़ने आते थे एचसन में और हमारी यूनिवर्सिटियों में, बिकॉज उनके पास इस तरह की कोई तालीमी इदारा नहीं था। मेरे साथ खुद बहुत सारे जॉर्डियन पायलट्स ने फ्लाइंग जो कि सिविल में, तो वो मेरे साथ थे, और बहुत सारे लोग इस तरह के। फिर पता नहीं ये आई नो ये किसकी नज़र लगी कि अपन आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी हरकतों की वजह से यहाँ पहुँच गए। और ना सिर्फ ये कि हम, उन्होंने क्या आना था, फिर हमने जाना शुरू कर दिया, और अब हम जाते हैं तो कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करता। और अब हमारी जो रेपुटेशन है वो आपके सबके सामने है। चलिए उस तरफ क्या जाना, लेट्स स्टिक टू पीआई। ये सब होने के बाद इसका मतलब ये हो कि पीआई के पास हवाबाजी के लिए या एयरलाइन चलाने के लिए एक कंप्लीट स्ट्रक्चर अवेलेबल था जो होना चाहिए, जो कि एक अच्छी एयरलाइन के पास होना चाहिए, उस ज़माने में था। अब ये अंदाज़ा कीजिए कि पीआई के पास सुपर कॉन्स्टलेशन एयरक्राफ्ट थे, स्काउट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, फिर पीआई ने फोकर F-27 लिए, फिर पीआई ने DC-10 लिया, फिर पीआई ने बोइंग 720 लिए, फिर बोइंग 707 लिए,
फिर बोइंग 747 लिए, फिर 737 लिए, फिर एयरबस 310 लिए, फिर एयरबस 300 लिए, और फिर 2005 में जैसे मैंने आपसे जिक्र किया बोइंग 777। लॉन्ग स्टोरी, अब तो खैर वो भी बेचारे पुराने हो गए, पुराने क्या खासे पुराने हो गए, और बस वो अब उड़ रहे हैं जैसे तैसे। तो अंदाज़ा कीजिए कि बस क्या फ्लीट थे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी एयरलाइन जो चलती है ये उसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी डिपेंड करती है कि उसके पास पार्ट्स का स्टॉक कितना है, इन्वेंट्री कितनी है पार्ट्स की। और आप हैरान होंगे कि पीआईए के पास पार्ट्स के रिलेटेड इतनी इन्वेंट्री थी कि बयान से बाहर है, और हर तरह का पार्ट पीआईए के पास होता था। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि दुनिया में ये जो 2-3 कंपनियां बड़ी जहाज़ बनाती हैं, सिविल एयरक्राफ्ट बनाती हैं, तो उनके यहाँ सिलसिला इस तरह होता है कि फ़र्ज़ करें कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ख़राब हुआ। मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मोटी सी समझने के लिए कि एक पर्टिकुलर आप जहाज़ फ्लाई कर रहे थे, आप एक स्टेशन पर लैंड किए, एक कोई पार्ट ख़राब हो गया। अब वो पार्ट इस तरह के कि उसको रिप्लेसमेंट करना चाहिए ना, तो वो पार्ट अगर आपके पास अपने पास इन्वेंट्री में मौजूद है तो वो हो सकता है वो पार्ट $100 का हो। लेकिन अगर वो पार्ट आपके स्टॉक में मौजूद नहीं है, इन्वेंट्री में मौजूद नहीं है, तो आप उसको AOG करेंगे, एयरलिफ्ट करेंगे बोइंग कंपनी से या किसी और कंपनी से जिसके पास वो पार्ट है, जिसने स्टॉक किया होगा। तो फिर वो पार्ट जो होता है एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड, इसको बोलते हैं AOG। तो जब वो जहाज़ आपका खड़ा हो गया और आपने को पार्ट विद इन नेक्स्ट 4, 5, 6, 10 आवर्स आपको वहाँ से लाना है और जहाज़ को सर्विसेबल करना है, तो वो कंपनी फिर आपको $100 का पार्ट नहीं देती, वो आपको हो सकता है $500 का दे, या $400 का दे, या $600 का दे। आप अंदाज़ा कीजिए इस तरह कीमत उसकी बढ़ती है। सब पीआईए एक ऐसी एयरलाइन थी जिसके पास हर तरह का पार्ट मौजूद था और अबंडेंस में था। उसके साथ क्या हुआ, इस इन्वेंट्री के साथ क्या हुआ, ये बड़ी एक दुख वाली कहानी है और इसमें बहुत दर्द है। लेकिन इसको फिर कभी उठा रखिए किसी और मौके पे कि मैं आपको बताऊं कि उस इन्वेंट्री के साथ हमने क्या जुल्म किया और किधर गई वो सारी की सारी इन्वेंट्री, और कौन खा गया वो इन्वेंट्री सारी की सारी। इसी तरह पीआईए के एक और जो क्रेडिट पे है वो ये है कि पीआईए ने बहुत सारी दूसरी एयरलाइन बनाई। फॉर एग्ज़ाम्पल 1980 की दहाई में पीआईए ने अपना एक एयरबस और एक 737 एमिरेट एयरलाइन को दिया, अलॉन्ग विद क्रू, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, कैबिन क्रू, एवरीथिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ दिया विद अलॉन्ग विद 2 एयरक्राफ्ट एंड क्रू। तो इस तरह पीआईए ने एमिरेट एयरलाइन को इस्टेब्लिश किया और यहाँ से शुरू होती है पीआईए के ज़वाल की कहानी। वो कहते हैं ना, जब आप किसी के काम आते हैं तो फिर उसके हुस्न सलूक से भी बचें। मैं ज़रा थोड़ा मॉडिफाई कर दिया मैंने आपको इसको, आप समझ गए होंगे। दोबारा किसी को क्या कहना, हम किसी को ब्लेम क्यों करें, कसूर हमारा अपना है। तो चलिए देखते हैं कि 1980 के बाद जब ये मिडिल एशियन एयरलाइंस बनी फिर हमारे साथ क्या हुआ। सो पीआईए का साना जो पीआईए के साथ डाउनफॉल शुरू हुआ, वो शुरू हुआ 1990 से एमिरेट एयरलाइन के क़याम के बाद और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो एक ओपन स्काई पॉलिसी वज़ा की गई उन दिनों। अब ये ओपन स्काई पॉलिसी थी क्या? ओपन स्काई पॉलिसी ये थी कि कोई भी एयरलाइन वो पाकिस्तान में आ सकती है, एनी नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स, किसी एयरपोर्ट पे आकर लैंड कर सकती है, ऑफ कोर्स परमिशन सारी करके, लेकिन आ सकती है, और एनी नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स उठा के ले जा सकती है। ये थी ओपन स्काई पॉलिसी। आइडिया ये था कि एक फेयर ओपन कंपटीशन होगा और पैसेंजर्स को सिलेक्शन में आसानी होगी, उनके पास डिफरेंट एयरलाइंस अवेलेबल होंगी और आपकी अपनी ऑप्शन होगी कि आप पीआईए पे जाएं, एमिरेट पे जाएं, इत्तेहाद पे जाएं, कतरी पे जाएं, या गल्फ़ पे जाएं, आप जिस पे जाएं मर्जी जाएं, तो आपके पास ऑप्शन होगी। लेकिन देखिए, ओपन स्काई पॉलिसी ये उस वक़्त भी बहुत सारे मुल्क
बल्कि मेजॉरिटी मतलब कहना चाहिए, नॉट बहुत सारे, उस वक्त भी उसको अपोज करते थे और आज तक कर रहे हैं कि ओपन स्काई पॉलिसी कोई भी मुल्क इस तरह इजाज़त नहीं देता कि आप जहाँ आएँ जितनी मर्जी फ़्लाइट लेके आएँ और जितने मर्जी पैसेंजर ले जाएँ। ये हमेशा एक बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन स्टेट टू स्टेट, और वो फैसला करते हैं कि जी आप इतनी नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स लेके जाएंगे और इन एयरपोर्ट्स पे लेके जाएंगे और इतने नंबर ऑफ़ पैसेंजर आप उठाएंगे, इतने नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हम उठाएंगे। वो एक बैलेंस रखते हैं एविएशन पॉलिसी के अंदर। आपको याद होगा काफ़ी, ये कोई 3-4 साल पुरानी बात है, सऊदी एयरलाइन जो थी वो कनाडा ऑपरेट करनी चाह रही थी एंड दे वांटेड टू इंक्रीज देयर फ्लाइट्स टू टोरंटो। कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। उस पर बड़ी ले दे हुई कि आई थिंक ये सऊदी एयरलाइन थी या एमिरेट थी, आई थिंक इट वाज सऊदिया, और बाद में एमिरेट का भी यही हुआ था। तो वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया और उस पर काफ़ी एक बैड फीलिंग भी हुई एक दूसरे की, बट दे डिड नॉट अलाउ, ना कर नहीं, जो हम लेके जितने हम लेंगे उतने आप लेके जाएंगे, अनलेस अदरवाइज हम ये समझें कि आप एक आध फ्लाइट ज़्यादा ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये कोई भी मुल्क इस तरह आपको अनलिमिटेड इजाज़त नहीं देता। आप यूरोप में भी जाएँ तो आप ऐसा नहीं कि आप जितनी मर्जी फ़्लाइटें उठा लें, चला लें। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें कोई भी UK एयरलाइन पाकिस्तान आती नहीं है, दे डोंट वांट टू ऑपरेट टू पाकिस्तान, तो वो हो सकता है आपको कहेंगे अच्छा ठीक है जी हम तो आने नहीं चाह रहे पाकिस्तान। जैसे आजकल कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन, अच्छी एयरलाइन की बात कर रहा हूँ, यूरोपियन ख़ास तौर पे, लुफ्थांसा है, क्या कहते हैं ब्रिटिश एयर है, उसके बाद KLM है और बहुत सारी, स्विस एयर है, तो वो उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तानी तो वहाँ मौजूद है ना। तो वो हो सकता है कि वो कहें जी अच्छा ठीक है आप 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 फ्लाइट ऑपरेट कर लें, बिकॉज वी आर नॉट कमिंग, सो यू टेक एज मनी पैसेंजर यू वांट। लेकिन जो लोग दुबई या ये जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, UAE वाले या मिडल ईस्ट वाले या मलेशिया वाले या थाई वाले, तो वो तो जाहिर है वो तो बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत काम करें। तो हमें ये ओपन स्काई पॉलिसी ने बहुत डैमेज किया। दूसरी बात जो थी कि जितनी भी ये मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस आई, इनके पास तो वसाइल बहुत से इन मुल्कों के पास तेल की आमदन थी। अब इन्होंने क्या किया कि ब्रांड न्यू जहाज़ लिए और रूट्स बहुत सारे खोले, कनेक्शंस बहुत सारे दिए, दुनिया के हर एयरपोर्ट पे इन्होंने कनेक्शन दिया पाकिस्तान से पैसेंजर उठाने के बाद। और इन्होंने काम क्या किया कि जो इकॉनमी क्लास का फेयर PI का होता था वही फेयर इधर कर दिया, प्लस खाना पीना ये वो ज़बरदस्त। तो पैसेंजर को क्या चाहिए होता है, आपकी हुब्बुल वतनी जितनी मर्जी जागे, बट जब आपको ये कहा जाए कि भाई फेयर वही है, जहाज़ ब्रांड न्यू है, सर्विस बहुत अच्छी है, कनेक्शन बहुत सारे हैं, हफ्ते में 4 5 6 फ्लाइटें हैं, PI ने जाना है, फ़र्ज़ करें एक स्टेशन है जो फ्रैंकफर्ट है, PI ने हफ्ते में 2 फ्लाइटें करनी है, एमिरेट रोज़ जा रही है, रोज़ क्या 2 दफ़ा जा रही है, इस तरह बाकी एयरलाइनें भी 2 दफ़ा जा रही हैं, या हफ्ते में 1 दफ़ा, हफ्ते में हर रोज़ जा रही है। तो वो पैसेंजर डेफिनेटली उसको एक एडवांटेज है, वो देखेगा कि मैं उस पर क्यों ना जाऊँ। तो ये उनके पास वसाइल थे इन एयरलाइंस के पास, उसने भी फिर बहुत सारा डैमेज किया। PI वक्त के साथ अपने कैबिन को अपग्रेड नहीं कर सकी, अपनी फ़्लाइट्स को बढ़ा नहीं सकी, अपनी सर्विसेज को मेंटेन नहीं कर सकी, वो जो थी उनको भी नहीं रख सकी, इन फ्लाइट सिस्टम सारे ख़राब हो गया, खाने का बुरा हाल हो गया, वो चीज़ें वो मेंटेन नहीं हुई, और मैनेजमेंट वक्त के साथ साथ नाहल और आती गई। जैसे मैंने आपसे कहा कि आगे जाके मैं आपको बयान करता हूँ इसमें भी। जैसे एक फ़्लाइट जब मैं PI में आया तो एक फ़्लाइट चलती थी हमारे कराची से, हफ्ते में 3 फ्लाइट्स होती हैं, आई थिंक 4 थी, कराची दुबई नैरोबी, नैरोबी दुबई कराची। एयरबस 300 की फ़्लाइट होती थी और ऑलमोस्ट कैरी करते थे 275-280 पैसेंजर्स। तो आप यकीन करें उस फ्लाइट पे एक सीट भी खाली नहीं होती थी। और फिर क्या हुआ, जब एमिरेट एयरलाइन डेवलप की PI ने, तो पहले PI ने लोड कम हुआ, फिर उसके बाद PI ने एक फ़्लाइट बंद की, जो लोड पूरा नहीं हो रहा, फिर दूसरी फ़्लाइट बंद की, फिर तीसरी बंद की, और फाइनली PI ने नैरोबी बंद कर दिया। इसी तरह मिलता जुलता एक इंसिडेंट फ्रैंकफर्ट भी हुआ। एक ज़माने में फ्रैंकफर्ट हमारा 747 जाता था 400-450 पैसेंजर लेके, उन दिनों, ये 90s की बात कर रहा हूँ। तो फिर ये मिडल एशियन एयरलाइंस एमिरेट और ये भी शुरू हुआ, फिर PI ने एक फ़्लाइट कम की, दूसरी कम की, तीसरी कम की, फिर छोटा जहाज़ लगा दिया, एयरबस लगा दी, फिर 310 लगा दिया, फिर हफ्ते में 2 फ़्लाइटें कर दी, और फाइनली
फ्रैंकफर्ट बंद हो गया। इसी तरह एम्स्टर्डम इस तरह होता था, वो बंद हो गया। फिर इस तरह रोम की फ़्लाइट होती थी, वो बंद हो गई। ज़्यूरिख की फ़्लाइट होती थी, वो बंद हो गई। और मिलान की फ़्लाइट होती थी, वो बंद हो गई। सो इस तरह वो करते करते लोड कम होता गया। हमने अपनी सर्विस को मेंटेन नहीं किया, और वो दूसरी एयरलाइनों के पास एडवांटेज था कनेक्शंस का, रूट्स का, जहाज़ों का, इन फ्लाइट सर्विसेज का, और हमारे अंदर कुछ लोग इस तरह के थे पीआई में, जिन्होंने, आपको याद होगा, बहुत सारे लोग जो ये वीलॉग देखेंगे उनको अंदाज़ा होगा कि जब आप कॉल करते हैं किसी सेंटर पे कि मुझे फ़लाँ सीट चाहिए, मैं जाना, तो वो कहते हैं फ़्लाइट बुक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, बट जनरल पब्लिक जानती है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इन हाउस किसी और के लिए काम करते हैं, और ये हमारी एक नेचर है कि हम किसी और के लिए काम करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय पाकिस्तान के लिए। पीआई के अफेयर्स के अंदर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, वक्त के साथ साथ बहुत बढ़ती गई, जिसने पीआई को ख़ासा डैमेज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुख्तलिफ़ औक़ात में टाइम टू टाइम कुछ MNAs आए जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, फिर कोई एयरलाइन के जो कैप्टन्स थे, सर्विंग कैप्टन्स, उनको CEO बनाया गया, विच वॉज वेरी बैड। कैप्टन का काम जहाज़ उड़ाना है, CEO बनना नहीं है। मैं तो शुरू से इसकी मुखालफत करता रहा, लेकिन बहरहाल ये है कि हमारी कौन सुनता। बट जिनके मफाद थे, जिनके रिलेशंस थे, जिनके कॉन्टैक्ट्स थे, वो बने, और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय बातों के। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी आए, वो नॉन प्रोफेशनल लोग थे, और इस तरह के और बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल लोग आए जो CEO बने, और फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी की तकरीयाँ की, अपने जानने वालों को मुख्तलिफ ओहदे दिए, और फिर ज़ाहिर है इस क्या होना था, वो डूबती चली गई एयरलाइन। जैसे एक ज़माने में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने CEO नहीं लेंगे, बाहर से लाएंगे। फिर एक जर्मन CEO था, तो इस जर्मन CEO का नाम था बर्ड हिल्डेनब्रैंड, और ये इसको CEO लगा दिया। आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2 साल या 3 साल रहा। और फिर एक दिन ख़बर आई थी पेपर्स में, काफ़ी ये इंसिडेंट, ये जो हुआ, ये काफ़ी मशहूर हुआ, काफ़ी खप डली मीडिया के अंदर के एयरबस के A310 एयरबस के एक जहाज़ जो था वो गायब हो गया फ्लीट से, वो पता नहीं कहाँ गया, बिक गया, क्या हुआ, जर्मनी गया, वापस नहीं आया। तो मीडिया के अंदर काफ़ी शोर मचा। उसके बाद ऑनेस्टली मैंने भी उसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैं अगर फॉलो करता एग्जैक्ट उसको, मुझे रिपोर्ट उसकी पता होती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता। मीडिया का कहना ये है कि वो वापस नहीं आया, आई नो आया या नहीं आया। अगर आपके पास किसी के पास इंफॉर्मेशन हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। अब देखिए, एक ज़माने में पीआई के पास 40-45 एयरक्राफ्ट होते थे, फिर वो 30 के करीब रह गए। एम्प्लॉइज़ जो हैं वो तकरीबन 14,000-15,000 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं आजकल। इन 30 जहाज़ों में से 15 या 16 एयरक्राफ्ट वैसी ग्राउंड हैं, और बाकी जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। और बाकी जो फ्लाई कर रहे हैं वो भी इस तरह ही है, क्योंकि एक जहाज़ जो फ़र्ज़ करें 777 पीआई के पास 8 हैं या 9 हैं, उनमें से 2 या 3 777 उन्होंने ग्राउंड पे खड़े कर दिए हैं, तो उसको कैनिबलाइज कहते हैं। उसको उसका जहाज़ का पार्ट उतारा और जो फ्लाई करा उसमें लगाते गया, उस जहाज़ को उड़ा रहे हैं। तो वो उस जहाज़ के जो खड़े हुए 2-3 जहाज़ में से पार्ट उतार के वो जो जहाज़ उड़ रहे हैं उनको फ्लाई कराने की कोशिश करें। आई थिंक दिस इज़ दी वर्स्ट मैनेजमेंट। अगर आप अपना जहाज़ खड़ा कर दें, कैनिबलाइज कर दें, और उसके पार्ट उतार के उसको सर्विसेबल करें। कभी आपने दुनिया में देखा है इस तरह कि आपके पास 2 करोला गाड़ियाँ हो, या कोई भी 2 गाड़ियाँ हों, और आप 2 गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हो, आप रख सकते हो, और फिर एक आया कि आप करें अच्छा ऐसा है कि ये गाड़ी खड़ी कर दो, इसकी ये चीज़ ब्रेक शूज़ ख़राब हो गया तो ब्रेक शूज़ उतार के उसको लगा दो और उसको चलाते रहो, फिर कल कोई और चीज़ ख़राब होगी तो उतार दो। और एक गाड़ी खड़ी ईंटों पे खड़ी कर दें, टायर उतार लें, मीटर उतार लें, ब्रेक शू उतार लें, वायर उतार लें, कुछ उतार लें जो भी ख़राब है उसका, और वो गाड़ी खड़ी वहीं सारी, वो क्या होगा? तो वो गाड़ी अगर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख की है तो वो ज़ीरो की हो जाएगी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे जहाज़ कैनिबलाइज कर दिए गए, उनके पार्ट उतार के दूसरे जहाज़ों को लगाते रहे, उड़ाते रहे। आज भी यही हो रहा है। तो वो एक बड़ी बुरी चीज़ थी, और पीआई ज़ाहिर है इसके होते हुए फिर पीआई कहाँ बच सकती है। अच्छा, एक और बड़ी चीज़, बड़ा रेफरेंस दिया जाता है अक्सर ऐसे ही, हालांकि इसका मौजूद तो नहीं है यहाँ पे, कि लोग कहते हैं जी कि पीआई के पास पर जहाज़ एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा हैं।
एज़ कम्पेयर टू एमिरेट्स बाकी एयरलाइनों के नस्बत। ये बात कुछ ज़्यादा सही नहीं है। इसकी जो मिथ है ना वो ज़्यादा कोई वैलिड नहीं है। वो इसलिए कि जो देखें ना, टिकट जो फेयर है वो अगर आप इकोनॉमी क्लास का फेयर देखें, बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास हमारे यहाँ है ही नहीं, इवन बिज़नेस क्लास भी नहीं है पीआई में। तो जो इकोनॉमी क्लास जो पीआई जो है जहाज़ों में, पीआई के जहाज़ों में, तो उसका फेयर देखें और एमिरेट का फेयर देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऐसे ही मामूली सा ही फ़र्क है। तो उतने ही फेयर के साथ जो कि किसी जहाज़ में मेजर जंक होता है सीटों का, तो एमिरेट या बाकी एयरलाइनें अपने एम्प्लॉइज़ को पीआई के एम्प्लॉइज़ के मुकाबले में 3 से 4 गुना सैलरी अगर ज़्यादा दे रही हैं तो वो किधर से दे रही हैं? फ़र्ज़ करें जी पीआई का, एमिरेट के पास एक जहाज़ के ऊपर 150 पैसेंजर एम्प्लॉइज़ हैं और पीआई के पास 300 हैं, डबल है। तो इवन दैन एमिरेट तो 3 से 4 गुना सैलरी दे रही है। और यही वजह है कि पीआई के पास जितने अच्छे इंजीनियर्स थे, जितने अच्छे एम्प्लॉइज़ थे, जितने अच्छे पायलट्स थे, वो सब छोड़ के जा चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। जो रह गए वो जा रहे हैं, मोस्टली चले गए हैं। तो जब आपके पास इंजीनियर ही नहीं होगा, जब आपके पास टेक्नीशियन ही नहीं होगा, जो किसी भी एयरलाइन की जान होती है उस जहाज़ों को मेंटेन करने के लिए, उसकी सारे सर्विस करने के लिए, उसके चेक्स करने के लिए, और इस तरह पीआई के पास जो पायलट्स हैं, जो आपके पास एक कैटेगरी पायलट्स ही नहीं रहेंगे जिन्होंने आगे पायलट्स को ट्रेनिंग देनी है, जो सारे सिस्टम को लेके चल रहे होते हैं। पायलट भी पीआई की जान है वो एक। तो आपके पास पायलट ही अच्छे नहीं रहेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे, तो आप चलाएंगे क्या? आपके पास ब्रांड न्यू भी जहाज़ खड़े होंगे, आप उसको उड़ा तो नहीं सकते। सो ये जो कहना कि वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ पर एयरक्राफ्ट पीआई के पास ज़्यादा है, तो वो एक गवर्नमेंट की मजबूरी थी कि उन्होंने लोगों को नौकरियाँ देनी थी। यहाँ तक तो ठीक है, नौकरियाँ देनी थी, आपने डबल भी दे दिया, कोई मसला नहीं है, मेरा नहीं ख्याल उससे फ़र्क पड़ता है कोई एयरलाइन को। बट फ़र्क कहाँ पड़ता है कि आपने जिसको नौकरी देनी थी या जिसको रखना था, वो भले पॉलिटिकल हो या जो भी था, बंदा सही होता। जैसे कनाडा में आप देखें, जो लोग भी कनाडा में हैं, मोस्टली जो मेरा वीलॉग देखेंगे आप इसको कहेंगे मैं सही कह रहा हूँ कि कनाडा में भी जब कोई आप नौकरी देते हैं तो आप किसी ना किसी से रेफ़र कराते हैं, वरना आपको नौकरी नहीं मिलती। तो एक एक्स कंपनी है, वहाँ पे आप किसी को जानते हैं, आप उसे कहते हैं यार मैं यहाँ नौकरी, आपकी जॉब्स आई, मुझे रेफ़र कर दो, तो वो आपका नाम उस जॉब के अगेंस्ट उस कंपनी में रेफ़र कर देता है बीइंग एन एम्प्लॉय। लेकिन यहाँ सिलसिला ख़त्म हो जाता है। बस कंपनी सिर्फ इतना रिगार्ड करती है कि इस बंदे को रेफ़र किया है हमारे एक एम्प्लॉई ने, बस। इसके आगे उस बंदे की कैपेबिलिटीज़ हैं कि उसने वो सारे इंटरव्यू, सारे टेस्ट पास करने हैं, और वो कंपनी समझे, जो उसकी एचआर वाले हैं, वो ये समझे कि हाँ ये बंदा कैपेबल है, हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो रखेंगे। वो इसलिए नहीं रखेंगे कि उस कंपनी के एम्प्लॉई ने उनका रेफ़र किया। रेफरेंस सिर्फ यहाँ तक है कि वो उसको इतनी सी प्रायोरिटी देंगे कि उसका इंटरव्यू जल्दी कर लेंगे, या उसको देख लेंगे, या उसको प्रायोरिटी पे देख लेंगे कि यार अगर ये बंदा काबिल है तो फिर हम इसको रखें। या दो आए हैं, एक ही जैसे दो बराबर हैं, तो वो हो सकता है इसको रख लें बिकॉज ये एक एम्प्लॉई ने किया। यहाँ तक ठीक है। बट हमारे यहाँ तो ये था ना कि हम रख लो उसको रख लो, आता है ना नहीं आता। तो उससे क्या हुआ कि पूरी की पूरी एयरलाइन की जो परफॉर्मेंस थी वो उसका बेड़ा गर्क हो गया। और फिर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ असल मसला क्या है, अखलाकियात का, ईमानदारी का, वर्क एथिक्स का। तो सारे का सारा तो वैसे ही नहीं था हमारे यहाँ शुरू से ही। जैसे पाकिस्तान बना तो हम ज़मीनों को क्लेमों में लग गया और पता नहीं क्या कुछ हमें लग गया, तो वो पहले से नहीं था। ऊपर से हमारे यहाँ हमें काम नहीं आता था, वर्क एक्सेस नहीं थे, वर्क एथिक्स नहीं थे, अखलाकियात वैसे हमारी ख़राब थी। तो वो एयरलाइन तो ज़ाहिर है डूबना ही था। फिर उसके साथ साथ लेबर यूनियंस और ऑफिसर्स एसोसिएशंस, वो भी उन्होंने भी अपना काम किया, उन्होंने खासा डैमेज किया एयरलाइन को। अब जब ये सुन रहे होंगे तो ये ना समझिएगा मैं लेबर यूनियन के ख़िलाफ़ हूँ, ऑफिसर्स एसोसिएशन के ख़िलाफ़ हूँ। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं हर डिपार्टमेंट में, जहाँ भी हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं किसी भी कंपनी को ऊपर ले जाने में या नीचे लाने में, दोनों तरह ही। बट अगर ये कहा जाए कि इन्होंने नुकसान पहुँचाया, तो दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने भी कुछ एम्प्लॉइज़ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उनका भी रोल टूवर्ड्स एम्प्लॉइज़, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं था जो काबिल ज़िक्र हो, जो हम कह सकें जी वो बड़ा काबिल ज़िक्र था, लिहाजा लेबर यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बड़ा नुकसान पहुँचाया पीआई को। तो ये आग दोनों तरफ ही लगी हुई थी।
वो अपना काम कर रहे थे, ये अपना काम कर रहे थे। एम्प्लॉय का काम है कि मुझे काम ना करना पड़े, पैसे मिल जाएं। मैनेजमेंट का काम है कि बस ये काम करें, इनको देना कुछ ना पड़े। तो जब भी ये बात करते हैं कि भी वो आप काम नहीं करते, वो कहते हैं देखो वहाँ तो सैलरी है, आप हमें क्या दे रहे हैं। तो बस इस तरह का मिक्स एंड मैच, दोनों तरफ ये एक अजीब तनाव, लेबर यूनियन ऑफिसर एसोसिएशन वर्सेस मैनेजमेंट, ये शुरू से रहा। और इसमें उतार चढ़ाव, कम ज़्यादा, कभी वो ऊपर कभी ये ऊपर, ये चलता रहा, जिससे एयरलाइन को खासा डैमेज हुआ। और एक वजह पीआई के नीचे आने की, जाहिर है पीआई का फ्लीट जो था वो पुराना होता गया, जहाज़ों की मेंटेनेंस बढ़ती गई और उसके साथ साथ कस्टमर सर्विसेज पुअर होती गई। तो ये जो एवरेज एज थी जहाज़ों की, जो कि दूसरी अच्छी एयरलाइनों में कभी भी 9-10 साल से ज़्यादा नहीं होती, हमारे यहाँ कुछ 17-18 साल के करीब है एवरेज एज ऑफ द एयरक्राफ्ट, उससे बड़ा नुकसान हुआ। एक और बड़ी जो हमें एक सेटबैक हुआ, कुछ लोग कहेंगे इसको सेटबैक, आप इसको खुद ही वैल्यूट कर ली, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक ज़माने में पीआई पे ऑन बोर्ड लिकर सर्व होती थी, एक बार होती थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो बार सर्व होती थी। एक इस्लामी गवर्नमेंट आई, उन्होंने आके जहाज़ों में लिकर सर्विस बंद कर दी, और उससे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर था, जो फॉरेन नॉन मुस्लिम ट्रैवलर था, उसने आना बंद कर दिया। जाहिर है वो एक बहुत बड़ा ब्लो था। अब चलें, आप ये कह सकते हैं कि ये एक इस्लामी मोड का, क्यों हम लेकर सर्व करें, ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर आपने एक चीज़ बंद की तो उसकी अपनी बाकी सर्विस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देते, हो सकता है वो कंपनसेट हो जाती, बट वो भी नहीं हुआ और लेकर भी बंद कर दी। अब हैरानी की बात है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें ऑन ग्राउंड तो आप, अगर आपके पास लाइसेंस है, आपके पास परमिट है और आप नॉन मुस्लिम हैं, तो आप लेकर लेके पी सकते हैं। तो भाई अगर आप ऑन ग्राउंड मुल्क के अंदर पी सकते हैं इसी धरती पे, तो फिर जहाज़ में सर्व करने में क्या प्रॉब्लम है? वो इन्हीं लोगों के लिए जिनके पास परमिट हो और जो उन्हें गैर मुस्लिम हो। तो यहाँ पी सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं पी सकते? बरा नहीं हो, ये मैनेजमेंट की सोचने की बात है, गवर्नमेंट के सोचने की बात है। ये तो सिर्फ मैं कैसे ही मैंने बात की है। एक और इंतज़ामिया की आप देखिए, नाली देखिए, एक ज़माने में जो एक नूर खान के ज़माने में और बाद में पीआई ने बहुत दुनिया में बड़े बड़े अच्छे होटल ख़रीदे, प्रॉपर्टी ख़रीदी। उनका विज़न था और उनका विज़न ठीक था। उन्होंने बहुत, पीआई कमा रही थी और उन्होंने बड़ी चीज़ें की थी। रूज़वेल्ट होटल ख़रीदा, पेरिस में ख़रीदा, रियाज में ख़रीदा और काफ़ी सारे। पीआई की मैनेजमेंट की हालत ये थी कि उनमें से कोई भी होटल जो है वो मैनेज नहीं कर सके। हालांकि रूज़वेल्ट होटल की जो लोकेशन है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में, क्या ज़बरदस्त लोकेशन है, क्या ज़बरदस्त हिस्टोरिक बिल्डिंग है वो, बट वो पीआई मैनेज नहीं कर सकी। और आजकल जो हालात हैं वो पता नहीं पनाह गुज़ीरों के लिए काम आ रही है। सो एम्बैरसिंग, इतना ज़बरदस्त होटल और वो पनाह गुज़ीरों के काम आ रहा है, वहाँ पे लोग आकर ठहरते हैं। और इस तरह बाकी होटल को बिग बग गया है, वो एक दो बचे हैं और ये भी बेचने के चक्कर में आप देखते हैं क्या होता है। तो हमारी मैनेजमेंट का तो ये हाल है कि हम उसको भी मेंटेन नहीं करते। एक और जो ये जो होती है ना फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं वक्त के साथ साथ आती हैं। जब आपके पास फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आती हैं, आपका डेट एक्यूमुलेट होता है, तो उससे भी आपकी परफॉर्मेंस बड़ी हर्ट होती है। बिकॉज ज़ाहिर है आपके पास डेट होगा, आपने उसके पैसे देने हैं, तो आप वो पैसा जो मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करते हैं, अपनी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर खर्च करते हैं, सैलरीज पर खर्च करते हैं, कैबिन सर्विस पे खर्च करते हैं, वो ज़ाहिर आपके पास मौजूद नहीं होता। इन सब के ओवर एंड अबव 2020 में एक एयरबस 320 PK-8303 कराची जाते हुए वहाँ उसका क्रैश हो गया, 97 लोग बेचारे मारे गए। और सोने पे सुहागा ये है कि एक दैन जो उस वक़्त के एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक असेंबली के फ्लोर पे एक बयान दे दिया कि जो 50-60% पायलट्स उनके लाइसेंस जेली हैं। पता नहीं उनको ख्वाब आया रात में सोते हुए और किसने उनको कान में आके एक फूंक मारी, जी आप ये बयान दे दो, और उन्होंने बगैर सोचे हुए बयान दे दिया। अब जाहिर है एक मुस्लिम कंट्री, ऊपर से जनाब पीआई है, ऊपर से दुनिया के ख़िलाफ़, तो उन्होंने एक मौका देखा, उन्होंने कहा लो भी अच्छा होगा ये लें। उन्होंने आपका पूरा यूरोप बैन कर दिया पीआई का, अमेरिका बैन हो गया, बहुत सारे और बाकी सब बैन हो गया, और उन्होंने पीआई के लिए अपनी एयरस्पेस सारी क्लोज़ कर दी और पीआई धड़ाम से नीचे, सवाए कनाडा, बीजिंग और ये कोई मिडल ईस्ट के चंद एक मुल्क ही रहेगा, बाकी सब पीआई का बंद हो गया, जहाज़ ग्राउंड हो गए सारे के सारे। और FAA ने पाकिस्तान सिविल एविएशन को डाउनग्रेड कर दिया कि उन्होंने आपने कहा यार कैसे CA ने ये सारे जली लाइसेंस दे दिए। हालांकि वो जली, मैं हमेशा ये कहता हूँ वो जली लाइसेंस नहीं थे। चंद एक पायलट्स ने, वेरी फ्यू पायलट्स, 12, 13, 14, 15 लोगों ने
नकल मार के कोई एग्ज़ाम दिया था, तो वो आपको पता ही है जैसे होता है हमारे यहाँ सिस्टम है नकल मारना, और ये तो पता नहीं हम इसको बुरा भी समझते ही नहीं समझते, लेकिन जो 12, 14, 15 पायलट थे आप उसको सजा दे देते। और क्या ये इंसिडेंट अमेरिका में नहीं हुए? क्या ये इंडिया में इतना बड़ा एक स्कैंडल चला था पायलट्स का, अमेरिका में हुआ, बहुत सारा हुआ। तो हर दुनिया के कोने में होते हैं ये चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग अपने घर का जो मसले मसाइल होते हैं उसको बाहर जाके उछालते थोड़े हैं, हमारी तरह को बेवकूफ़ थोड़े हैं लोग। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ PI को कि उसका कुछ नहीं हुआ। और मज़े की बात यह है कि जब इसने इतनी स्टूपिड स्टेटमेंट दी तो उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ उस मिनिस्टर के खिलाफ। वो अभी भी सीना चौड़ा करके फिरते हैं। PI को डुबो दिया और ही हैज़ नो रिग्रेट। सो अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। अपनी स्टेटमेंट पर थोड़ी बहुत ख्याल कर लेते हैं भाई मैंने क्या मेरे मुंह से निकल गया। उसने PI को बहुत डैमेज किया। और फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि PI डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे लैंड करती है तो PI के जहाज़ों को ज़ब्त कर लिया जाता है। कहीं PI ने लैंडिंग चार्जेस नहीं दिए होते, कहीं PI ने मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं दिए होते, कहीं PI ने फ्यूल के चार्जेस नहीं दिए होते। ऐसा केस है कि मेरे साथ भी हो चुका है। उन्होंने, मैं शहर का नाम नहीं लूँगा, हमारा एक मुस्लिम ब्रादर मुल्क जहाँ मैं गया था तो उन्होंने मुझे रोक लिया कि जी आपने पैसे देने हैं, पैसे दें जाएँ। तो वो बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ जान छुड़ाई पैसे दे के। तो वो अब PI का ये नौबत आ गई है कि अब PI का इस तरह जहाज़ ज़ब्त होना शुरू हो गया। अब कुछ हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, इस मैनेजमेंट ने आके कुछ देखते हैं कोई अच्छे हालात पैदा किए हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। इसी तरह आप देखें रही से एक असर हमने एक और पूरी कर दी और उससे भी जो बदनामी हुई PI की, वो एक हमारा कैबिन क्रू मुस्लिम मुल्कों में जाकर गायब हो जाता। 12 क्रू गया, वहाँ पे 2 गायब हो गए, गायब हो गया। पता चला कि जब डिपार्चर हो रहा था तो वो क्रू ही मिल रहा, पता लगा वो स्लिप हो गया। ख़ास तौर पे हमारे 14-15 के करीब जो कैबिन क्रू हैं वो कनाडा में गायब हो गए। अब वो एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि एयरलाइन का क्रू, आपको पता है कि जो भी PI ऑपरेट करती है, कोई भी एयरलाइन ऑपरेट करती है, वो लाइसेंस पे कोई वीज़ा तो होता नहीं है, वो एक गवर्नमेंट का कार्ड होता है जो आप दिखाते हैं और चले जाते हैं आप। तो वो इस तरह आप गायब हो जाए तो फिर वो सारी की सारी जो बैड इंप्रेशन है वो PI का जाता है, मुल्क पे जाता है कि जी इनके लोग गायब हो जाते हैं। अब आप दूसरी तरफ का रुख देखिए कि यहाँ के जो हालात हैं हमारे यहाँ मुल्क के, अगेन आई डोंट वांट टू बी ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट जहाँ के जो हालात हैं वो उनका कहना ये है कि जो यहाँ तो गुजारे नहीं हो रहे, यहाँ तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। तो जिसके बाद मौका होता है, जिसको एक चांस मिलता है, जहाँ जिसको कोई सपोर्ट कर दे तो वहाँ जाके वो गायब हो जाता है। वो कहता है ठीक है PI बदनाम होती रहे, मुल्क बदनाम होता रहे, जो होता वो हमारी ज़िंदगी तो बन गई ना। तो उसको आप इस एंगल से देखें। अगर हमारे मुल्क में एक सेहतमंद माहौल हो, अच्छी लिविंग हो, एक गुजारा अच्छा हो रहा होगा तो, और एक रिस्पेक्टेबल लाइफ आप रह रहे हों जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई खौफ ना हो, कोई हुज़न ना हो, खुशहाली हो, तो क्यों बाहर जाएगा आदमी? उनके इस एंगल्स को आप, वो जो लोग जो गायब हो रहे हैं उनका ये एंगल आप समझिए। और लेकिन मैं कभी भी इसको गायब होने को मैं तो सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं तो हमेशा इसको मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मैं उनका एंगल भी आपके सामने रख रहा हूँ कि उनका एंगल क्या है। आजकल जो PI के पास जितने भी 30-32 जहाज़ हैं, एवरेज, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि एवरेज एक जहाज़ की 17 साल के करीब है, जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस। जो रीसेंट मैनेजमेंट है PI की, ये जो रीसेंट गवर्नमेंट है PI की, वो कोशिश कर रही है कि इसकी तंजीम नौ की जाए, इसकी निजकारी की जाए और इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। शायद ये सारे नुकसान पूरे हो सकें इस तरह पे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो बहुत सारे फंड्स देने पड़ रहे हैं हर साल, जो खसारा है PI के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू जनरेट करना PI का खसारे का वो भी आसान काम तो नहीं है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो उसको इसी हालत में प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, या इसकी थोड़ी सी रीस्ट्रक्चरिंग करके, थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज़ करके, थोड़ा सा इसको बेहतर रूट्स बना के डेवलप करके फिर इसको प्राइवेटाइज़ किया जाए। इन्हीं हालात में जैसे वो कहते हैं ना, वो अखबार में ऐड आता है ना, जैसी है जहाँ की बुनियाद पर, तो जैसी है जहाँ की बुनियाद पर उन्होंने जब एक ऐड दिया कि ये और मुकर्रर की गवर्नमेंट ने कि इसकी बिड जो है वो 85 बिलियन उन्होंने मांगे कि इससे ये दें या इससे ज़्यादा जो भी बिड देगा हम उसको एयरलाइन दे देंगे। 50% शेयर या 51% शेयर, थोड़े ज़्यादा ही होंगे तभी मैनेजमेंट जाएगी। तो आप हैरान होंगे, सिर्फ एक बिड आई, वो भी 10 अरब की। 85 बिलियन के जवाब में
एक बेड आई और वो भी सिर्फ 10 अरब की। इसके ऊपर काफ़ी मीम्स भी बने। मैं उन मीम की तरफ नहीं जाना चाहता, मुझे उसकी हकीकत को पता नहीं है। कोई कहता है वो ज़मीन के बस दे रहे थे, क्या कर रहे थे, वो सारे मीम्स हैं। तो वी डोंट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स बिकॉज उसमें कोई पक्की और कंफर्म खबर नहीं होती। अब वो फिर जाहिर है गवर्नमेंट ने वापस ले लिया उसको, प्राइवेटाइजेशन को। 10 बिलियन इज़ नथिंग। अब ख़बर ये आ रही है कि वो कुछ इसको अपग्रेड करेंगे, जहाज़ों को, उनकी इन कैबिन सर्विस को, कुछ रूट्स को और बढ़ाएंगे और कुछ उसको पॉजिटिव में ला के, प्रॉफिट में ला के। अब रिलेटिव उन्होंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक में वो सारे एसेट्स चले गए पीआई के, दूसरे में ऑपरेशनल्स चीज़ें चल गई हैं। जो ऑपरेशन वाले हैं उनके पास लॉसेस नहीं है। वो सारे के सारे जो कर्जे थे, कुछ 600 अरब के करीब कर्जे, 600 साढ़े 600 अरब, वो उन्होंने उसको दूसरे वाले पीआई के पार्ट 2 जिनके पास एसेट्स हैं उनको डाल दिए हैं, या वो गवर्नमेंट पे करेगी। और ये जो ऑपरेशनल पार्ट है इसको अलग कर दिया, इस पर कोई लोन नहीं है। अब इस तरह इसको रीस्ट्रक्चर करके कुछ प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। लेट्स होप कि वो कर सकेगी और इससे कम से कम पीआई के ऊपर जो हर महीने जो एक डेट बढ़ता जाता है वो कम से कम ख़त्म हो सकेगा और हमारी एयरलाइन कुछ बेहतर हालत में वापस आ सके। इसी तरह इसके ऊपर अब ज़ाहिर है IMF का बड़ा दबाव है कि वो कहते हैं इसको प्राइवेटाइज करें, और ताकि ये आपके ऊपर जो हर महीने डेट आता है वो ना आए, और गवर्नमेंट भी इस पर कोशिश कर रही है। अच्छी खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन ने पीआई के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। पीआई के लिए यूरोप के रूट तो सारे खोल दिए गए हैं, और पीआई अभी फ्रांस के लिए उन्होंने पहली फ़्लाइट शुरू भी किया कुछ महीने पहले। और अभी तक अमेरिका ने पीआई को इजाज़त नहीं दी, उनकी टीम आई हुई थी, और अब देखते हैं वो कब इजाज़त देते हैं। और जब ये सारा होगा तो देखते हैं फिर पीआई कैसे आगे इसको लेके चलती है। अब मेरे ख्याल में ऑफ कोर्स निजकारी एक हाल तो है इस एयरलाइन को बचाने का, बट निजकारी हो या ये एयरलाइन एज इट इज़ हुकूमत के पास रहे, ये को हल दोनों ही को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। असल में मसला क्या है? मसला फिर हमारी कौम का, जो मैं बार बार ये कहता हूँ, जिसके लिए मैंने ये सारा वीलॉग शुरू किया है, असल मसला है अखलाकियात का और ईमानदारी से काम करने का, वर्क एथिक्स का, कौम के अखलाक का एज ए मजबूरी, और अपने पेशे से मोहब्बत का, अपने पेशे से ईमान के साथ यानी ऑनेस्टली काम करने का। ये वो चंद चीज़ें जो बड़ी ज़रूरी हैं। यहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था राइट फ्रॉम जब पाकिस्तान बना, कि हमें अपने काम से मोहब्बत होती, हम अपने काम को ईमानदारी से सरअंजाम देने की कोशिश करते, जो हमने शायद नहीं सीखा। लेकिन यही वजह है ना कि वो जो एम्प्लॉई होता है वो कहता है कि बस मुझे करना कुछ ना पड़े, मुझे पैसे मिल जाएं, और जो मास्टर होता है, जो बिजनेसमैन है, वो कहता है कि मैं इसको निचोड़ लूँ और मुझे देना कुछ ना पड़े। दोनों तरफ यही सूरत हाल है। लेट्स सी अगर ये ऐसा रहा तो फिर निजकारी करने के बाद क्या रिज़ल्ट आएगा वो इंशाअल्लाह ताला देखते हैं। अब जब भी अगर फ़र्ज़ करें पीआई प्राइवेटाइज भी हो जाती है तो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को जो बड़ी ज़रूरी हैं करने वाली वो क्या क्या हैं। नंबर 1 तो ज़ाहिर है प्राइवेटाइज एयरलाइन। नंबर 2, अगर अपनी एयरलाइन है जो सिर्फ पीआई नहीं है, अब और भी 3-4 एयरलाइन आ गई है, ब्लू एयर है, एयर शाल है और 2-3 और हैं, तो वो उनको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ओपन स्काई पॉलिसी को रीनेगोशिएट करे, इस पर गौर करे कि ये ठीक नहीं है। इसी तरह जो भी बंदा पीआई लेगा तो उसको अपना फ्लीट मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, तब वो पीआई चल सकेगी। और तीसरी बात यह है कि ज़ाहिर है प्राइवेटाइज करेगी तो कुछ शेयर गवर्नमेंट का रहेंगे, तो गवर्नमेंट को अपनी इंटरफेरेंस बंद करनी होगी टोटली। तो तीसरा ये एक और है मुआवजा, जो अगर हो जाए, अब वो पता नहीं मुआवजा होगा या नहीं होगा, कि पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर हो जाएगा, सोना वोना निकला है या कोई मेरा मतलब कुछ और चीज़ निकला है, तो वो तो खैर पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट जो होगा, जो हो सकता है वो यही है कि एयरलाइन प्राइवेटाइज की जाए, ओपन स्काई पॉलिसी रीनेगोशिएट की जाए, जिसको दें उसको बोले फ्लीट मॉडर्नाइज करो, और वो चाहे जो लेगा वो इन एम्प्लॉइज़ के साथ लेगा या नहीं लेगा, जो वो देखना होगा। वो इनमें से कितने एम्प्लॉइज़ को लेगा, क्यों लेगा, कैसे लेगा, और फिर ये एम्प्लॉइज़ उनके साथ कैसे काम करने को तैयार होंगे।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो गवर्नमेंट को और जिसको ये देंगे उसके दरमियान ये एक बड़ी सोच वाली बात है कि किस तरह ये सब आपस में पैचअप होगा और ये एयरलाइन आगे बढ़ेगी। ये थी हिस्ट्री ऑफ PIA। थैंक यू वेरी मच सुनने का। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ये उसका उर्दू वर्जन था हिस्ट्री ऑफ PIA का, और ज़ाहिर है आप इसको सब्सक्राइब करेंगे या आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे, भेजेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी मैक्सिमम लोगों के लिए। तो जो के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।